नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। हरियाणा चौपाल में खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अखंड भारत यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। उन्होंने कहा कि पंजाब के सरहंद से यात्रा शुरू होकर आज चंडीगढ़ पहुंची है। इस यात्रा का 18 अप्रैल को सोनीपत में समापन होगा। अखंड भारत यात्रा में 131 लड़कियां भागीदार हैं। लड़कियों के जरिए अखंड भारत का संदेश दिया जाएगा। पदयात्रा और बसों के जरिए पूरे हरियाणा में अखंड भारत यात्रा घूमेगी। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यात्रा का आयोजन हो रहा है। ये यात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रसन्नता का विषय है कि 10वां यात्रा का दल है जो देश भर में यात्रा करने वाला है। समाज जागरण का संदेश इस यात्रा के माध्यम से दिया जाता है और इस बार का थीम है वो है भारत श्रेष्ठ भारत रखा की है। और इसी के साथ में उन्होंने कहा कि सीएम ने यह भी कहा कि इसका उद्देश्य है हमारा प्रदेश जिसकी आबादी 3.25 करोड़ है। सरहंद से यात्रा शुरू हुई है जो कि 18 को समाप्त होने जा रही है। सीएम ने कहा कि जब मैं 1966 में 7वीं कक्षा में था तो 5 स्कूलों के 40 विद्यार्थियों ने दल बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में गए थे। 7 दिनों की यात्रा हमने की थी, वो यात्रा आज भी याद है। जो भी महानुभव हमें मिले थे, उन्होंने जो संदेश दिए वो आज भी याद है। सीएम ने यात्रा के लिए छात्राओं को शुभकामनाएं दी। प्रसन्नता का ये विषय है कि इंडियन मीडिया सेंटर की ओर से और ये यात्रा इस बार ही नहीं तो बल्कि लगातार 2013 से ये यात्रा चल रही है। अगर हिसाब से देखा जाए तो ये 10वां एक प्रकार का यात्रा का ये दल है जो सारे देश भर में यात्रा करने वाला है। और ये भी अच्छी बात है कि हर बार इस यात्रा के माध्यम से कोई ना कोई समाज जागरण का कोई एक संदेश ये भी दिया जाता है। अलग अलग थीम इस यात्रा ने हमेशा रखे हैं। इस बार का थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अंतर्गत अखंड भारत संदेश यात्रा ये जो रखा गया है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इवेंट्स बहुत प्रकार के होते हैं, चाहे छोटा इवेंट हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को देख करके ही उस इवेंट का महत्व ये बनता है। आखिर ये उद्देश्य एक बहुत अच्छा बड़ा उद्देश्य है। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, प्रदेश भी 3.25 करोड़ की आबादी है। आप लोगों ने प्रारंभ किया कहाँ से? सरहंद से कल शुरू किया और कुल ये यात्रा चलेगी हरियाणा के हर जिले को कवर करते हुए 18 को संपन्न। 18 हरियाणा के पूरे सब जिलों में कवर करते हुए और 18 को सोनीपत में संपन्न, 18 तारीख को सोनीपत में संपन्न होने जा रही है। तो मैं तो यही समझता हूं कि इस प्रकार के काम हमारी छोटी आयु के हम छात्र कर रहे हैं, ये और भी सराहनीय है। हर इंस्टीट्यूशन को अपना कोई ना कोई एक टारगेट रख करके इस प्रकार के रचनात्मक काम करने चाहिए। इस रचनात्मक काम में अपने को भी ऊर्जा मिलती है और अपना जो एक लक्ष्य है जीवन जीने का वो भी अपने को सार्थक नजर आता है कि हमने भी आगे बड़े होकर के, आज तो हमारी आयु, हम टीन्स एज में हैं, हमारी आयु बड़ी होगी, हमको भी जीवन में कोई ना कोई अपना काम भी करना है, कोई व्यवसाय करना है, कोई अपने जीवन का कोई ना कोई रेगुलर जिसको कहना चाहिए एक जीवन की धारा में आना है। तो उसमें इन बातों का बहुत प्रभाव होता है। मुझे तो अपना याद है कि जब मैं 8वीं कक्षा 7वीं में ही था, रादर 7वीं 8वीं याद नहीं आ रहा, लेकिन 1967 की बात है, 8वीं कक्षा रही होगी। तो उस समय हम ऐसे ही 5 स्कूलों के और 40 विद्यार्थी एक दल बना करके और रोहतक से शुरू किया था हमने। रोहतक से यहाँ चंडीगढ़ भी आए, शिमला गए, रास्ते में कंडा घाट किया, यहाँ भी चंडीगढ़ पहली बार हमारा आना हुआ था। तो इंदिरा हॉलीडे कैंप वहाँ हमारा रुकना हुआ था 2 दिन के लिए। 2 दिन चंडीगढ़ घूमे, फिर रास्ते में कंडा घाट है शिमला जाते समय, 2 दिन वहाँ रुकना हुआ, 3 दिन शिमला रुकना हुआ। तो ऐसी ये 7 दिनों की यात्रा हमने की थी। वो यात्रा आज भी याद है और जो उस यात्रा के दौरान हमको अनुभव मिले, सबने कोई ना कोई प्रेरणादायक बातें हमको कही। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि पिछली 10 यात्रा यानी आज से मिला करके 10वीं यात्रा है। इसमें से 2 या 3 यात्राओं में पहले भी मुझे आपके साथ एक प्रकार से थोड़ा समय बिताने का जो अवसर मिला, वो लगातार यादें भरी हुई हैं और इसी प्रकार से आप जीवन में सफलता प्राप्त करते रहें, नए संदेश देते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी यात्रा की शुभ यात्रा की मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि स्कूलों में एनसीईआरटी के निर्धारित पुस्तकों पर ही फोकस किया जाए और इसके अलावा निजी प्रशासकों की, आपको बता दें, निजी प्रकाशकों की पुस्तकें बच्चों को पढ़ाई तो उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट स्कूल संचालकों को चेतावनी देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि यदि उन्होंने इस तरह के कोई नियम विरुद्ध दबाव बनाया तो कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चंडीगढ़ में कहा कि स्कूलों में नया सत्र शुरू हो चुका है और यदि उन्हें कोई भी ऐसी शिकायत मिलती है जिनमें से निजी स्कूल प्राइवेट पब्लिशर्स को किताबें पढ़ाते हुए मिले तो उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार को टैब मिलने शुरू हो गए हैं और जल्द ही इनका वितरण शुरू किया जाएगा। चालू सत्र के दौरान सभी बच्चों को टैब मिल जाएंगे। प्रकार का कहीं भी कोई भी हमें मिलेगा तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसी ने इस प्रकार का कोई भी कहीं इस प्रकार की पुस्तकें छापी और इस प्रकार की बेची है, इसने भी उसके खिलाफ कार्रवाई। तैयारियां तो एक रूटीन वर्क है, जैसे अपना स्कूल तो साल के साल चलता ही है और पूरी तैयारियां हैं उसी प्रकार से। हाँ, ये एक दौर आया कोरोना का, इसमें निश्चित तौर से शिक्षा बहुत ही प्रभावित हुई, तो उसकी वजह से ये मेरा ख्याल का आपका सवाल है कि तैयारियां किस प्रकार की, क्योंकि उसके बाद इस प्रकार के सवाल आते थे। लेकिन हमारी पूरी तैयारियां हैं। जहाँ टेबलेट की बात आपने कही, टेबलेट हमारे पास आने शुरू हो गए और काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे पास पहुँच भी गए। डाइट में उनको रखा गया है और जल्दी उनका वितरण हम शुरू करेंगे। देखिए, वो एक राजनीतिक वो है मामला और राजनीतिक लोग ही उन्हें लेके आ रहे। 134A के समाप्त होने से निश्चित तौर से अभिभावकों को लाभ हुआ है। जहां 134A में हम केवल और केवल 10% बच्चों को एडमिशन दे सकते थे, वहीं RTE में हम 25% बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं और आर्थिक रूप से हरियाणा को उसमें लाभ है, क्योंकि वो सारा खर्च हरियाणा को उठाना पड़ता था और ये जो खर्च है इसका 60% केंद्र सरकार उठाएगी। ये दूसरी पार्टी है, मैं उसके बारे में कोई कमेंट करूँ अच्छी बात नहीं है। उनका अपना आंतरिक निर्णय है, वो किसको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, किसको हटाना चाहते हैं, कैसे निर्णय लेता है, हर पार्टी का अपना अपना है। हमारी पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है। हमारा संगठन जो है नीचे से ऊपर की ओर चलता है। हमारा पहले बूथ पे गठन होता है, बूथ के बाद फिर हमारा मंडल का गठन होता है, मंडल के बाद जिले का होता है, जिले के बाद प्रदेश का होता है और प्रदेश के बाद देश का होता है। लेकिन वहाँ पहले देश का होता है, देश के बाद जो अध्यक्ष होता है वो नॉमिनेट करता है कि भाई प्रदेश के अध्यक्ष कौन होंगे, और प्रदेश का जो अध्यक्ष है वो जिलों के अध्यक्ष नॉमिनेट करता है। जिले का अध्यक्ष या प्रदेश का अध्यक्ष मुझे इतना पता नहीं है कौन करता है, लेकिन उसके बाद वो अपने जो हल्के के अध्यक्ष हैं या मंडलों के अध्यक्ष ने मंडल के हैं उसको उनके यहाँ बिल्कुल एक प्रक्रिया दूसरी है, हमारे यहाँ बिल्कुल प्रक्रिया अलग है। हम पहले जनता से चुनाव कराते हैं और जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है उनके द्वारा ही हम अपना चुनाव लेके जाते हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पेट्रोल के रेट भी बढ़े और गैस के रेट भी बढ़े, लेकिन आज परिस्थितियां असामान्य हैं। जहाँ यूक्रेन का रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही, वो भी इसमें एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये इसकी वजह से भी काफी रेट बढ़ रहे हैं और इतने लंबे टाइम तक जो कोरोना रहा इसका भी एक कारण है कि इससे भी एक फर्क पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि रेट यहीं बढ़ रहे। मैं अभी इंग्लैंड गया था और वहाँ रेट हमारे से भी ज़्यादा है, पेट्रोल के भी और डीजल के भी। मैं समझता हूँ पेट्रोल वहाँ 184 रुपये है और डीजल भी ना, डीजल 184 है और पेट्रोल भी 160 से ऊपर है वहाँ। तो ऐसा नहीं कि यहाँ रेट बढ़े, सारी दुनिया में ही इससे रेट बढ़े हैं। और जहाँ तक महंगाई की बात भी है कि महंगाई बहुत बढ़ी, तो अगर जो लोग ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस जिस प्रकार की बात करें, तो कांग्रेस के कार्यकाल में जब महंगाई बढ़ी तो वो 12% से ज़्यादा महंगाई थी और आज जो महंगाई है वो 6.7 है, नहीं 6.7 है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज किसानों की सुविधा के लिए एक पोर्टल को शुरुआत की है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जब हम फील्ड में जाते थे तो हमें ग्रीवेंसेस मिलती थी कि जी मेरे को बीमा नहीं मिला, मैंने इस वक्त ये रसीद दिखाते हैं बैंक से करवाया था, CSC बीमा करवाया था, हमें क्लेम नहीं मिला। तो उसके लिए जो हमारी मेरी फसल मेरा ब्यौरा करके पोर्टल है, उसी में नया एक वो डाला है
कि किसी बीमा कराए हुए किसान को कोई ग्रीवेंसेज है तो वो अपनी ग्रीवेंसेज इसके पोर्टल में ही डाल दे और हमारा विभाग उसको फिर आगे टेकअप करेगा बीमा कंपनी के साथ कि उसकी ग्रीवेंसेज का रिड्रेसल का काम हम देखेंगे और किसान के वकील हम बनेंगे, हमारा विभाग, और उसकी बीमा राशि दिलवाने में उसकी सहायता करेंगे। पोर्टल चालू कर दिया, इसको फिर हम ऑटोमेटिक बाद में महीना या 1.5 महीने का टाइम लगेगा कि जहाँ से जो बीमा राशि कटेगी सिंक्रोनाइज कर देंगे डाटा को, इसको चाहे बैंक से या सीएससी से, कि पहले दिन कोई भी किसान बीमा कराएगा उसकी जानकारी हमारे पास आ जाएगी। हर बीमित किसान का डाटा हमारे पास होगा और सारे उसमें जो उसकी क्रॉप कटिंग होगी या जो उसकी शिकायत आएगी कि भाई हमारे यहाँ ओलावृष्टि होगी, हमारे यहाँ पाला गिर गया है, हमारे वहाँ किसी वजह से फसल खराब होगी, तो किसान को सुविधा देंगे हम कि वो इसी पोर्टल पे चढ़ा दें। अपने क्लेम मांगने का अधिकार किसान को अभी भी है, लेकिन वो उसका कोई इकट्ठा डाटा हमारे पास विभाग के पास नहीं होता, तो वो आ जाएगा और जो क्रॉप कटिंग का डाटा है वो भी आ जाएगा और किसी किसान को क्लेम कब मिला, बीमित किसान को क्लेम कितने दिन में मिला, कब मिला, उसका डाटा भी हमारे पास आ जाएगा और जो पेंडिंग रह गया, किस वजह से रह गया, उसका रीज़न भी हम इसी कंपनियों को बाध्य करेंगे कि हमारे पोर्टल पे डाले कि ये क्लेम प्रीमियम इस किसान से आया है, इसका क्लेम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले नेता निर्मल सिंह ने हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को पत्र लिखा है। पत्र में अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि 3 पेंशन हरियाणा के बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए तुरंत प्रभाव से सरेंडर कर रहा हूं। साथ ही कहा कि पूर्व विधायक होकर उनको जो भी पेंशन मिलती थी, और इसी के साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी पूर्व विधायक हो उसको एक ही पेंशन लेनी चाहिए ताकि पेंशन से बचा पैसा देश के भविष्य जैसे कि पढ़ाई, स्कूल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगाया जा सके। उस विजन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी 3 पेंशन प्रभाव से छोड़ी हैं। मैं निर्मल सिंह, जिसने केजरीवाल के जो है प्रोग्राम और उनके तौर तरीकों से जो उनका विज़न है, जो उन्होंने दिल्ली में किया है, उन सब से प्रभावित होके आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी और उसके साथ ही जो उन्होंने पंजाब में ये लागू किया है कि हर आदमी को एक पेंशन लेनी चाहिए, एक्स MLA जो हैं, और वह पैसा एजुकेशन और हेल्थ के कामों में लगाया जाएगा, जो बहुत बड़ा अमाउंट हर साल हो जाता है। उसी से प्रेरित होकर मैंने भी जो अपने 4 साल की 4 बार की मुझे पेंशन मिलती थी, उसमें से 3 बार की जो पेंशन है 3 टाइम मैंने वो सरेंडर कर दी है और उसके लिए स्पीकर साहब को लिख दिया है। मैं आशा करता हूँ कि यह काम भी, पैसा भी जो है एजुकेशन और हेल्थ के उसमें गरीबों को दवाई देने के लिए काम आएगा। और यह प्रोग्राम धीमे धीमे मैं समझता हूँ कि मॉरली सबकी ड्यूटी बनती है कि वो इसका केजरीवाल जी को फॉलो करें और इसमें जो है वो भी ऐसा ही। वक्त हो गया ब्रेक का, जल लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद
आपको बता दें कि शुरू कर दी है। इसी के साथ में आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसी के चलते अंबाला अनाज मंडी में किसान गेहूं लेकर अनाज मंडी में पहुंच रहे हैं, लेकिन पिछले साल की तुलना में इस बार मंडी में आ रहे गेहूं की आवक बहुत ही कम है, जिसका बड़ा कारण समय से पहले गर्मी का बढ़ना है, जिस कारण से खेतों में गेहूं की पैदावार कम हुई है और जिसके चलते किसानों और आढ़तियों की अगर माने तो महंगाई और बढ़ेगी, क्योंकि आटे के दाम बढ़ने पक्के हैं। खेतों में गेहूं की कम पैदावार होने से अकेले किसान को ही नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि मंडी में मौजूद आढ़तियों पर भी इसका असर पड़ रहा है। मंडी में मौजूद आढ़ती से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस बार में मंडी में गेहूं की फसल की आवक काफी कम है और इसकी मुख्य कारण बढ़ता हुआ तापमान है, जिससे कि खेतों में खड़ी फसल की आवक बहुत ही कम रही है। इससे किसानों को भी बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हमारी अब की बार जो कणक की फसल आई उसकी यील्ड बहुत ही कम हुई, जिसका कारण मार्च में अधिक टेम्परेचर होना था और हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि इस बार कणक की जो यील्ड है 9, 10 या 11 क्विंटल प्रति एकड़ है और सरकार हमें कम से कम 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए हमें। और प्रधानमंत्री जी का भी वायदा था कि सरकार का मान ले सेंटर सरकार का वायदा था कि हम 2022 में किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे। आमदनी दोगुनी तो क्या मान ले कि ये होनी थी, हमारी तो पहले से भी ऑफ रहेगी आमदनी। अब हमें अपने बच्चे भी पालने बड़ी मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। अब की बार गेहूं का रीज़न ये रहा है जी, एक तो लोगों ने सरसों काफ़ी ज़्यादा लगाई थी, इस वजह से भी गेहूं कम है और अब की बार मौसम की बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, जो लगातार बरसातें वगैरह होती रही और इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ही ज़्यादा कम है। जो पहले अब की बार जैसे पहले 20 का झाड़ होता था, अब की बार 7-8 पे रह गया ज़मींदार। बहुत ज़्यादा मार पड़ी है ज़मींदार को भी, इसके अंदर हमें भी बहुत ज़्यादा लॉस है और ज़मींदार को भी लॉस है। इस कारण से बढ़ेंगे रेट, गेहूं के भी बढ़ेंगे, आटे के भी बढ़ेंगे, क्योंकि मार्केट में जब माल ही नहीं है तो के अंदर इस वक्त 39,875 क्विंटल की अराइवल हो चुकी है, जिसमें से 35,247 क्विंटल की परचेज भी हो चुकी है और 17,800 क्विंटल जो माल है उसका यहाँ से उठान हो चुका है। इस बार हाँ गेहूं की जो अराइवल है वो पिछले साल के मुकाबले बहुत ही कम है, तो इस कारण मुख्य कारण पिछले कुछ दिनों में हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में कोयले का भंडार है और कोयले की कमी के चलते किसी भी थर्मल प्लांट में उत्पादन बाधित नहीं होगा। पिछले साल गर्मी के मौसम में अधिकतम मांग 12,120 मेगावाट प्रतिदिन थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते शहरीकरण और दिल्ली से उद्योगों के बाहर शिफ्ट होने के कारण बिजली की मांग 1000 से 1500 मेगावाट तक बढ़ी है। बिजली मंत्री ने कहा कि तकनीकी कारणों के चलते खेदर थर्मल प्लांट की एक इकाई बंद कर दी गई थी और उसे ठंडा होने में 72 घंटे लग जाते हैं। इसका रूटर बदला जाना है। लॉकडाउन के चलते चीन से बुलाए गए इंजीनियर नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अब इसकी मरम्मत का कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि पानीपत में 250 से 250 मेगावाट 3 इकाइयां हैं, खेदड़ में 600 और 600 मेगावाट की हैं, तो वहीं इसी के साथ में उन्होंने बताया कि यमुनानगर में भी 300 मेगावाट की 2 इकाइयां संचालित हैं। इसके अलावा अदानी पावर से 1400 मेगावाट बिजली ली जाती है। डीएसपी हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो राजेश कुमार के नेतृत्व में आज अंबाला पुलिस ने डेहा कॉलोनी समेत आसपास के इलाकों में सर्च अभियान चलाया। इस अभियान में डीएसपी रामकुमार, एसएचओ अंबाला कैंट, नारकोटिक्स सेल समेत सीआईए स्टाफ के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस अभियान के तहत पुलिस की टीम नशाखोरी और चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए सर्च अभियान चला रही है। डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि अंबाला जिले के साथ साथ अन्य जिलों में भी नशे के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जाएगा और आगे भी अभियान जारी रहेगा। आज हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अंबाला पुलिस दोनों के ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत नारकोटिक्स के संबंध में टीमें अपनी कार्रवाई कर रही हैं।
तलाशी अभियान के दौरान काफ़ी टीमें लगाई गई हैं। जो सस्पेक्टेड एरियाज़ हैं, जो सस्पेक्टेड लोग हैं, उन लोगों की कॉम्बिंग की जा रही है। हमें कुछ इनपुट्स मिले थे कि ये लोग नारकोटिक्स के काम में इन्वॉल्व हैं, उसी के बेसिस पे ये जो सारी कार्रवाई है। इसमें आज मेन तो डेहा बस्ती के आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है, उस एरियाज़ को सारा कॉम्बिंग करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभियान लगातार जारी रहेंगे, अम्बाला में भी चलेगा। उसके अलावा जो एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीमें हैं, वहाँ के संबंधित एसपी से। इन दिनों हरियाणा में कांग्रेस अध्यक्ष पद से कुमारी शैलजा के त्यागपत्र दिए जाने की चर्चाओं पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी अध्यक्ष राजकुमार सैनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये एक तरह से मंथन का विषय है कि 2.5 साल पहले हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो टूटी हुई कांग्रेस 31 सीटें जीत सकती है, वो अगर एकजुट होकर लड़ती है तो कितना बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। पंजाब में आपकी सरकार बनने के बाद हरियाणा में बढ़ रहे आम आदमी पार्टी के क्रेज और उसके आए दिन शामिल होने वाले बड़े नेताओं पर व्यक्तिगत रूप से तंज कसते उन्होंने कहा कि बगैर नाविक वाली कश्तियां बगैर पानी में बह जाती हैं। उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा में 2.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों बराबर लड़ते हैं तो लोकतंत्र पार्टी जिसको समर्थन देगी उसकी जीत होगी। जब टूटी हुई कांग्रेस 31 सीटें जीतती है तो जब इकट्ठी होगी या तो मुकाबला करेगी, और बीजेपी के पास अथाह पैसा है, वो पैसे के बलबूते गेम खेल लेगी और जेजेपी उसका साथ दे रही है। और ठीक इसी प्रकार जो आपने आप पार्टी की बात कही, भाई आप पार्टी में भी वही लोग हैं जो बीजेपी में लोग हैं। अब वो लोग जो जिनको कोई ठौर ठिकाना नहीं था, वो भागे भागे आप पार्टी का दामन थाम रहे हैं। अगर तीनों धड़े बराबर लड़ते हैं, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जिधर 250 ग्राम की पाइया की एक पाव की बट्टी रख देगी, उसी पलड़े को जिता के दिखाएंगे। लेकिन अभी भविष्य के गर्म में हम भी देख रहे हैं कि अपने लोगों को इंसाफ कहां से मिलेगा। अपने लोगों के हक मारे जा रहे हैं, सारी पार्टियों ने हक मारे हैं। 5 अभी कह तो नहीं सकता कि कोई रद्दो बदल हो, लेकिन आप पार्टी भी वोट तो लेती है इस दलित और पिछड़े के, और राज्यसभा में भेजती है सिर्फ अपने उन्हीं लोगों को जिनके हाथ में राज्य वर्चस्व है। तो ये भेदभाव जो होता चला रहा है, वो भेदभाव बरकरार है। लेकिन हमारे लोग ललायत रहते हैं, ये ओबीसी हैं, बैकवर्ड है, ये अपने सहारे से राजनीति। पलवल जिले के दिव्यांगजनों को सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए और सहायक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए खंड विकास और पंचायत विभाग के कार्यालय में जिला प्रशासन ने शिविर का आयोजन किया। शिविर में पलवल ब्लॉक के दिव्यांगजनों का पंजीकरण किया गया। ब्लॉक पलवल में इस पंजीकरण शिविर का आयोजन खंड विकास और पंचायत अधिकारी कार्यालय में किया गया। ये जो उद्देश्य है भारत सरकार की जो यूनिक आईडी जनरेट कराने का मेन उद्देश्य है, ताकि दिव्यांगजन को किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़्यादा दिक्कत ना आए और यूनिक आईडी जारी होने के बाद वो अपनी यूनिक आईडी से सारे स्कीमों के लाभ ले सके। साथ ही साथ एलिम्को की जो साइट है उस पर पंजीकरण किया जा रहा है कि किसी भी दिव्यांग को जो सहायक उपकरण की आवश्यकता है उसका पंजीकरण हो जाए पहले फेज़ में, और दूसरे फेज़ में उनका असेसमेंट कराते हुए उन्हें सहायक उपकरण दिलाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मेरा नाम रवि है जी, गांव सजवाड़ी से हूँ और मैंने पंजीकरण करवा दिया है। मुझे कैलिपर चाहिए पैर, जिससे मैं चल सकूं और दौड़ सकूं, काम पे भी जा सकता मैं। और ये सरकार बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा जो इन्होंने कैंप लगाया। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं पलवल कैंप से आया हूं और मुझे जो सहायक उपकरण चाहिए, मैं एक पैर से विकलांग हूं। जो हरियाणा सरकार ने रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग हो और कृषि मृदा बनाए रखने के लिए किसानों को ढेंचा बुआई कर उसे हरी खाद के रूप में एक बेहतर विकल्प उपलब्ध करवाने की योजना लागू की है। ढेंचा बीज लेने के लिए किसान आवेदन 25 अप्रैल 2022 तक कर सकते हैं। कृषि और किसान कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि अब किसान ढेंचा बीज की खरीद के लिए 25 अप्रैल तक विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 35,000 क्विंटल ढैंचा का बीज वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और एक किसान अधिकतम 120 किलोग्राम बीज प्राप्त कर सकता है। किसानों को खरीफ मौसम के दौरान ढैंचा बीज उपलब्ध सरकार करवा रही है। पलवल के असावटी गांव में असामाजिक तत्वों और अवांछित कार्यों को रोकने के लिए गांव के लोग सरकारी स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगाने की पहल कर रहे हैं, जिसमें न केवल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पर चल रही परीक्षाओं में नकल रोकने पर अंकुश लगेगा, बल्कि विद्यालय के होने वाले असामाजिक तत्वों के अनाधिकृत प्रवेश और इसी के साथ में अन्य गतिविधियों पर भी प्रभावी रूप से रोक लगेगी। विद्यालय के टीचिंग स्टाफ के समय पर पहुंचने और बच्चों की नियम के अनुसार पढ़ाई में भी प्रगति होगी। बताया जा रहा है कि परीक्षा के कमरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि बच्चे नकल ना कर पाएं। बंद पड़े काफी समय से, उन कैमरों को हम चालू कराएंगे ताकि कोई भी असामाजिक तत्व आए उसकी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग हो जाए ताकि हम उसके खिलाफ कोई भी सख्त एक्शन ले सकें। स्कूल के आसपास भी कोई असामाजिक तत्व ना भटके हमारे। ऐसा बताया गया कि यहाँ पर जैसे सेंटर है हरियाणा बोर्ड का 10वीं कक्षा का भी 12वीं कक्षा का भी, और यहाँ बड़े पैमाने पर नकल कराई जा रही है। सुनने में तो खैर काफ़ी आया था हमारे, लेकिन जब तक हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत नहीं होगा हम उसके लिए दावे से नहीं कह सकते। इसलिए हम कैमरे लगा रहे हैं। अगर हमारे कैमरे में कोई रिकॉर्डिंग में ऐसा तत्व आया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से आते जाते आप देखते होंगे या लोगों से सुनते होंगे, कैसा माहौल है यहाँ पर सेंटर का इस समय जो एग्जाम चल रहा है? जो भी लोगों से सुना था मैंने और जो देखा भी था, काफ़ी बाहर के जो तत्व हैं वे बाउंड्री कूद के अंदर आ रहे थे। ऊंची बाउंड्री है काफ़ी, लेकिन कुछ लोग बाउंड्री पे भी देखे गए थे। कमरों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं तो अगर प्रिंसिपल और आप लोग अगर इजाज़त दें तो हाँ, बहुत अच्छी बात है, लगनी चाहिए। तो आप गाँव वालों को परमिशन दे देंगे इस बात के लिए? हाँ, बिल्कुल दे देंगे। उनका यही कहना है कि अगर सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे तो किसी तरह की धांधली नहीं रहेगी। हाँ। और नकल भी पे भी कंट्रोल होगा। और ऐसा बताया जा रहा है कुछ जो बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे बच्चों के स्थान पर बैठ करके पेपर दे रहे हैं, कुछ ऐसा भी बताया जा रहा है। हमारे स्कूल में तो ऐसा कुछ है नहीं। और इसी के साथ में हरियाणा चौपाल में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।